अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद ख़ान। आप देख रहे हैं ख़ान फाल्कन एकेडमी चैनल। अगर कोई न्यू आया तो इसको सब्सक्राइब कर ले। चलें जी, आज हमारा पहला लेक्चर है नाइन्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर का। उसको देखते हैं। हमने यहाँ पढ़ना है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ से। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं हमारे पास, जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का मतलब ये है कि फ़िज़िकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो मेजरेबल हो, जिसको हम मतलब मेजर कर सकें, ठीक है, जिसकी पैमाइश कर सकें, ठीक है। वो मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई चीज़ हम मेजर कर सकते हैं, जैसा कि कोई भी हम टाइम है तो हम उसको मेजर कर सकते हैं टाइम को, या हमारे पास कोई लेंथ है हम उस लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। ठीक है जी। कुछ बेसिक होती हैं और कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, उसको हम आगे इंशाल्लाह जाके पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमारा जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स है। लेकिन ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ बताना भी थोड़ा सा ज़रूरी था, इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी था इस चैप्टर्स का। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स के अंदर अगर हम पहले फ़िज़िक्स की डेफिनेशन देखें, ठीक है, तो वो ये है कि जो फिज़िक्स होती है वो मैटर प्लस एनर्जी है। ठीक है, मैटर मैटर कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरती है, वॉल्यूम रखती है, वज़न रखती है, ठीक है, प्लस एनर्जी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक गाड़ी है तो वो तो एक ऐसा ही है जैसे लोहे का एक डब्बा है। ठीक है, जब तक हम उसको एनर्जी नहीं देंगे, ठीक है, तो फिर वो चलेगी नहीं। इसका मतलब है इन दोनों का इंटरएक्शन जो है वो भी बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारे पास वो एक गाड़ी बनी हुई है, मैटर की बनी हुई है, हम उसमें पेट्रोल डालते हैं तो बेसिकली पेट्रोल के अंदर क्या होता है, एनर्जी होती है। वो एनर्जी उसको मिलती है, ठीक है, तो वो उनका इंटरेक्शन हो जाता है मैटर और एनर्जी का, तो फिर वो चीज़ चलना शुरू कर देती है। तो जब कोई चीज़ मोशन में आती है, ठीक है, चलती है, तो हम ऐसी चीज़ को क्या बोल रहे हैं कि वो फिज़िक्स के प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फिज़िक्स है वो बेसिकली किसकी स्टडी है, मैटर प्लस एनर्जी एंड इट्स इंटरेक्शन। ठीक है जी, अब हमें ये तो पता चल गया फिज़िक्स होती क्या है। चले जी, अब कुछ इस तरह स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली ये जो फिज़िक्स है क्या हमें एक ही दिन में मिल गई है? नहीं नहीं, ये हमें एक ही दिन में नहीं मिली। इसका बहुत लंबा प्रोसेस था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले पहले लोग जो थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो फिर उन्हें एक दफ़ा आग जलाने के लिए देखा गया कि उन्होंने क्या किया, दो पत्थर लिए, उसको आपस में रगड़ा और वहाँ पे उन्होंने आग का इंतज़ाम कर लिया। तो अब इसी तरह अगर हम ये कहें कि हम कोई और दो चीज़ें ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लकड़ी ले लें, ठीक है, हम लकड़ी को आपस में रगड़ें तो क्या आग पैदा हो जाएगी? ये हम ऑब्ज़र्व कर रहे थे, ठीक है। ठीक है, ऑब्ज़र्व तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब है जब तक अगर हम किसी लफ्ज़ साइंस लफ्ज़ यूज़ करें तो साइंस की डेफिनेशन हमारी तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक ऑब्जर्वेशन के साथ साथ जब तक हम उसको एक्सपेरिमेंटेशन उसकी ना कर लें, मीन ऑब्जर्व जो हमने किया है उसको मुकम्मल तौर पे एक्सपेरिमेंट से प्रूव ना कर लें। तो जब अगर वो हमने जो ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है, उसको एक्सपेरिमेंट भी कर लें, तो फिर हमारे पास जो एक न्यू चीज़ मिल जाएगी, जो प्रूव हो जाएगी, उसको हम साइंस बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो साइंस लफ्ज़ था ये लतीनी एक लफ्ज़ है, उससे निकला है सेंसिया। ठीक है, इसका मतलब है नॉलेज। मीन हम जो साइंस में काम कर रहे हैं वो एक तरह का हमें एक नॉलेज आ रहा है। ठीक है, तो ये तो साइंस की डेफिनेशन थी कि साइंस क्या होगी कि हम कोई भी जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और जो हम जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं वो हमारा अगर प्रूव हो जाता है जो हमने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, तो फिर वो एक साइंस बन जाती है। ठीक है, तो बेसिकली हमें एक नॉलेज मिल जाता है। चलें जी, अब हम इंट्रोडक्शन फिज़िक्स जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम 18 सेंचुरी में देखें तो 18 सेंचुरी के अंदर जस्ट क्या था, नेचुरल फ़िलासफ़ी थी। नेचुरल फ़िलासफ़ी का मतलब ये था कि वो एक ही सिर्फ़ और सिर्फ नॉलेज लिया जाता था हमारे पास। ठीक है, आजकल तो देखिए ना हमारे पास डिफरेंट ब्रांच बनी हुई हैं साइंस की, लेकिन उस वक्त साइंस को एक ही हम मानते थे, नेचुरल फ़िलासफ़ी। ठीक है, अब अगर हम सबको अगर एक ही माने तो हम उसे क्या बोलेंगे, नेचुरल फ़िलासफ़ी। अच्छा, फिर नेचुरल फ़िलासफ़ी से आगे हमने उसके बाद टू डिवीज़न कर लिए। ठीक है,
टू कैटेगरीज बना ली। उनमें क्या क्या ले लिया, एक फिजिकल साइंस ले लिया और एक बायोलॉजिकल साइंस ले लिया। अच्छा जी देखें, अब ये जो फिजिकल साइंस है हमारे पास, ठीक है, और बायोलॉजिकल, इसमें फ़र्क क्या है देखते हैं। ये जो फिजिकल साइंस है इसमें वो सारी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स है, मीन जिसके अंदर सांस नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। और जो बायोलॉजिकल है वो क्या है, सारी की सारी जो लिविंग थिंग्स है, मीन जो सांस रखती हैं, जैसा कि इंसान है, एनिमल्स हैं, उसके बाद हमारे पास प्लांट्स हैं, पौधे हैं, ये सारे। और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर जैसा कोई पत्थर है या बेजान चीज़ें हैं। अच्छा जी, अब ये 2 चीज़ें थी, लेकिन अगर हम देखें कि फ़िज़िकल साइंस भी बहुत लंबी आ जाती है और बायोलॉजिकल भी बहुत ज़्यादा लंबी आ जाती है, फिर इसकी कैटेगरीज़ करना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा नॉलेज हो चुका था कि हम उनको एक ही तरह से मतलब नहीं उसको बयान कर सकते थे, ठीक है। फिर 19th सेंचुरी के अंदर उन्होंने 5 और डिसिप्लिन ले लिए और 5 कैटेगरीज़ में इसको डिस्क्राइब कर दिया, इन्होंने डिवाइड कर दिया। अच्छा जी, वो कौन-कौन सी थी? उसमें एक फ़िज़िक्स था जो उस वक़्त लिया गया, ठीक है। फ़िज़िक्स के बाद एक केमिस्ट्री था, केमिस्ट्री के बाद हमारे पास जियोलॉजी था, एस्ट्रोनॉमी था, मेट्रोलॉजी था, ठीक है जी। अब इसके बाद हम अगर और फिज़िक्स को देखें तो इसके एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं, ठीक है। हमारे पास एप्लीकेशन जो है इसकी फ़िज़िक्स की वो बहुत ज़्यादा है। जहाँ भी देखें हम, तो जहाँ पे आँख उठा के देखें तो फ़िज़िक्स ही फ़िज़िक्स एक तरह की नज़र आ रही है। कुछ एप्लीकेशन हम देख लेते हैं जो आपकी बुक में भी दी गई हैं, जैसा कि कार है। अब ये जो कार है ये प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स के ऊपर होता है, लॉज ऑफ मैकेनिक्स के ऊपर होता है, और वो मैकेनिक्स एक फ़िज़िक्स की ब्रांच है। रेफ्रिजरेटर जो है ये लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर होता है, तो वो भी फ़िज़िक्स है, ठीक है। इस तरह पुलीज़ है, ये भी सारी की सारी फ़िज़िक्स के ऊपर होती हैं, कारआमद। और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे पास वो भी हमारे पास टोटल क्या है, फ़िज़िक्स के ऊपर है, ठीक है। इस तरह ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं वो सारी की सारी मैकेनिक्स के ऊपर काम कर रही हैं, और मैकेनिक्स क्या है, फ़िज़िक्स की ब्रांच है। अच्छा जी, इसका मतलब ये एप्लीकेशन किसकी हुई, ये भी हमारे पास फ़िज़िक्स की हुई। इस तरह अप्लाइंसेस हैं जिसके अंदर हमारे पास फ्रीज़र आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद ओवन आ जाते हैं, और मुख्तलिफ सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो भी सारी की सारी, जिसमें आयरन आ जाती है, इस्त्री आ जाती है, वो सारी की सारी क्या चीज़ें हैं, फ़िज़िक्स के लॉज़ के ऊपर है। इस तरह कम्युनिकेशन, हमारे पास मोबाइल देख लें, हमारे पास कंप्यूटर देख लें, हमारे पास टीवी देख लें, ठीक है। जो भी कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह कोई पैगाम पहुंचाने का बायस बन रही है वो सारी की सारी किसके लॉज़ के ऊपर है, फिज़िक्स के ऊपर। अच्छा जी, लेकिन अगर हमारे पास इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं तो फिर इसका मतलब है कि हमारे पास फिर उसके इफ़ेक्ट्स भी तो होंगे। जैसे कि गाड़ियाँ चल रही हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसमें, ठीक है, हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, तो इसका मतलब है इससे मेरी प्रॉब्लम भी आती हैं। और इसी तरह आजकल जितने ज़्यादा वेपन्स बन रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा ख़तरा है। डेडली वेपन्स मीन लोगों को बहुत ज़्यादा मारे जाने का एक प्रोग्राम बनाया जा रहा है, जिसमें मिसाइल्स हैं, एटम्स हैं, बहुत से मतलब इस तरह के ख़तरनाक वेपन्स बन चुके हैं जिनसे हम सब मर सकते हैं। इस वजह से डेडली वेपन्स भी इसका इफ़ेक्ट है कि हम बहुत ज़्यादा एक ही दम अचानक जो है, अगर कोई भी गलती हो जाए या कोई जानबूझकर कोई एटम बम चला दे तो हम सब मरे जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ब्रांच हैं, तो आपकी बुक के अंदर जो दी गई हैं वो तकरीबन 9th ब्रांच दी गई हैं। हम उन ब्रांच को भी देख लेते हैं और आपकी बुक से भी इस सारी चीज़ों का ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है जी। ये अभी हमने देखा कि साइंस क्या होती है, कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। और ये जो वर्ड निकला है ये लैटिन वर्ड है और सेंशियस से निकला, और जिसका मतलब क्या है, नॉलेज है, ठीक है जी। 18th सेंचुरी के अंदर जो हम इस मटेरियल के ऑब्जेक्ट को देखा जाता है वो सिंगल सब्जेक्ट में देखा जाता है, जिसको हम नेचुरल फिलॉसफी बोलते हैं। इसका मतलब क्या था, नेचुरल फिलॉसफी वो एक ही बुक हुआ करती थी, ठीक है, जिसके अंदर सारी की सारी साइंस हमने लिखी हुई थी, साइंस हमने डिस्क्राइब की हुई थी, ठीक है। क्योंकि उस वक़्त इतनी ज़्यादा डिस्कवर नहीं हुई थी साइंस, तो फिर हम एक बुक में रख सकते थे। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो फिर हमारे पास जो है वो डाटा जो है, हमारे पास जो साइंस है, जो हमारा नॉलेज है वो बढ़ता गया। तो फिर हमने उसको इंक्रीज़ किया, उस चीज़ को, जब हमारा नॉलेज इंक्रीज़ हुआ तो हमने डिवाइड कर दिया टू मेन स्ट्रीम के अंदर, टू मेन कैटेगरीज, जिसको फिजिकल साइंस बोलते हैं जो नो लिविंग थिंग्स को डिस्क्राइब करती है, और जो बायोलॉजिकल साइंस था और उसको हम लिविंग थिंग, जैसे हमने अभी पीछे भी डिस्क्राइब किया, ठीक है जी। इसी तरह फिर अगर हम और आगे चलें इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स के अंदर, ठीक है, तो 19th सेंचुरी के अंदर फिर इसको हमने 5 कैटेगरीज के अंदर डिस्क्राइब किया, ठीक है, जिसमें फ़िज़िकल साइंस को हमने डिवाइड जो किया, अगर फिज़िकल साइंस की बात करें, अभी बायोलॉजिकल हम नहीं पढ़ रहे, ये बायो के अंदर पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल के अंदर आ जाता है जिसमें हमारे पास है
जैसा कि ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, उसकी वो है कैटेगरीज। इसी तरह फिज़िकल साइंस की 5 हमने डिसिप्लिन ली है, जिसमें फ़िज़िक्स था, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। चलें जी, फिज़िक्स का तो अभी हमने पढ़ लिया। क्या होता है मैटर प्लस एनर्जी, कि मैटर और एनर्जी और उनका जब हम इंटरेक्शन कराते हैं तो हमें जो कुछ मिलता है वो सारा फिज़िक्स मिलता है। अच्छा, इस तरह केमिस्ट्री जो है, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर हम मुख्तलिफ केमिकल के रिएक्शन वगैरह कराते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी हम जितने भी स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, उनका हम ताला करते हैं। जियोलॉजी हम जितनी भी अर्थ की मतलब हम स्टडी करते हैं वो सारी जियोलॉजी में आ जाती है। मेट्रोलॉजी जितना भी हमारा वेदर है, हमारा मौसम है, ठीक है, तो उस सारी को जो डिस्क्राइब करते हैं वो मेट्रोलॉजी में आ जाता है। अच्छा जी, तो इस इन अगर फिजिकल साइंस का देखें तो मोस्ट फंडामेंटल हमारे पास जो है वो फिजिक्स है। ठीक है जी, तो अभी हमने देख लिया कि स्टडी मैटर, एनर्जी और इनका इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। इस तरह ये हमारे पास जो फिजिक्स है ये बहुत ज़्यादा जो है तरक्की में है, बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। जैसे कि अभी मैंने बता दिया कि कार जो है वो भी प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स के ऊपर है, और जो रेफ्रिजरेटर है वो किसके प्रिंसिपल के ऊपर है, थर्मोडायनामिक्स के ऊपर है। इसी तरह आगे बहुत ज़्यादा आजकल पुलिस बन चुकी हैं, ठीक है, और इसी तरह आगे हम जो लाइट और हीट, जो हमारा लाइट और हीट से बहुत सी चीज़ें हम बना रहे हैं। जैसे कि आजकल हमारे घरों के अंदर जितनी रोशनी आ रही है वो सारी की सारी जो लाइट आ रही है वो भी फिज़िक्स की वजह से है। अच्छा, जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक मोटर्स और फैंस बना लिए मैकेनिकल एनर्जी को यूज़ करके, इसी तरह हमने जो भी एरोप्लेन्स बनाए हैं, उसके बाद एयर कंडीशनर बनाए हैं, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर्स, वाशिंग मशीन, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं ये हमारी फिज़िक्स के लाज के ऊपर है। इस तरह हमारा रेडियो, टीवी, टेलीफोन, ये सारी की सारी हमारे कंप्यूटर, ये एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स, आई मीन ये कम्युनिकेशन से रिलेट करते हैं। ये सारी की सारी कम्युनिकेशन भी किसके ऊपर है, फिज़िक्स के ऊपर है। चले जी, ये तो हमने सारा हर तरह से देख लिया। इसके अलावा इसके हम इफ़ेक्ट्स भी देख लेते हैं, जैसे अभी मैंने आपको निकाल कर दिखाए थे क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो सकती है, और उसके बाद डेडली वेपन्स हो सकते हैं। कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, ये हमारे लिए कुछ ख़तरनाक चीज़ें भी हैं। चलें जी, इसी तरह आज हम ये इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स के अंदर हम पहले लेक्चर के अंदर हम ब्रांच ऑफ फिज़िक्स भी देख लेते हैं। ठीक है, बड़ी आसान है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले मैकेनिक्स देखें जी, हम बार बार यूज़ कर रहे हैं कि ये लॉज ऑफ मैकेनिक्स, लॉज ऑफ मैकेनिक्स फ़िज़िक्स के हैं, तो बेसिकली ये ब्रांच है फ़िज़िक्स की। ठीक है, तो इसका मतलब है मैकेनिक्स तो हम लफ्ज़ यूज़ करें, लेकिन मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, हम करते हैं स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की हम अगर मोशन की स्टडी करेंगे, ठीक है, ये इट्स काजेज वो मोशन एंड इफ़ेक्ट्स, कि वो मोशन कैसे पैदा हुई, फिर मोशन पैदा होने के बाद क्या होगा। ठीक है, तो उन सारी स्टडी को उसके क्या क्या लॉज बन सकते हैं, क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं, वो हम किस में लेंगे, मैकेनिक्स में लेंगे। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी चल रही है, तो चल रही है तो मोशन में है ना, क्यों चली, कैसे चली, कितना चल सकती है, कितना कम चल सकती, कितना तेज़ कैसे चलेगी, उन सारी की स्टडी हम किस में करेंगे, मैकेनिक्स के अंदर करें। इस तरह अब आप दूसरी हम ब्रांच के ऊपर आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि दूसरी ब्रांच जिसकी हीट है, तो हीट जो होती है, नेचर ऑफ हीट, ठीक है, तो हम यहाँ पे जो स्टडी करेंगे हीट की, तो इसका मतलब है कि इस जितनी भी हीट कैसे पैदा हो रही है, फिर हीट से क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या इसके एप्लीकेशन है, क्या इसके इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, हीट फिज़िक्स ब्रांच। लेकिन जब हीट पैदा होती है तो फिर हीट बहुत से काम करती है। हीट ट्रांसफ़र हो जाती है दूसरी मतलब एनर्जी की फॉर्म में चली जाती है। जैसा कि अगर हमारे पास हीट है तो वो मैकेनिकल एनर्जी में जा सकती है, और बहुत सी एनर्जी की दूसरी ट्रांसफर में मतलब ना मोड्स में जा सकती है, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इन सब को हम देखें कैसे वो ट्रांसफ़र होती है, क्या करती है ट्रांसफ़र होकर, ठीक है। तो फिर जैसा कि अभी हम डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, उसके अंदर एनर्जी होती है, फिर उसके बाद वो एनर्जी जो होती है वो जाती है आगे इंजन को जाती है, फिर वो इंजन चलता है। इसी तरह अगर कोई हीट है, हम पानी गर्म कर लेते हैं, ठीक है, पानी गर्म के बाद वो जो हीट होती है वो वहाँ से वो हमारे पास जो स्ट्रीम पैदा होती है, भाप सी पैदा होती है, उससे फिर हम मोटर्स वगैरह चला लेते हैं, ठीक है, तो उससे हम और बहुत से काम कर सकते हैं। इस तरह मतलब हीट को हम मुख्तलिफ कैटेगरीज में चेंज, मुख्तलिफ एनर्जी के फॉर्म में चेंज करके बहुत से काम ले सकते हैं। कैसे लेते हैं, क्या करेंगे, ये सारी की सारी स्टडी हीट की ब्रांच में। इस तरह साउंड है, साउंड जो होती है ये भी हमारी फिजिक्स की ब्रांच है, और इसमें हम क्या करते हैं, डील करते हैं कि साउंड कैसे पैदा हुई, कैसे साउंड जा रही है। तो ये बेसिकली साउंड वेव्स, जो साउंड पैदा होती है वो बेसिकली एक तरह की साउंड वेव्स हैं।
अब ये साउंड वेव जो है ये दो तरह की हो सकती हैं, ये जितने तरह की कैसी हो सकती हैं सारी हमने देखा, वो हॉरिजेंटल जा रही है वेव्स या फिर वर्टिकल वेव्स पैदा हुई हैं, क्या कैसे पैदा हुई हैं, फिर उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम किस में देखेंगे, साउंड में देखेंगे। ठीक है जी। अगर इसका मतलब ये हुआ कि ये साउंड है, फॉर एग्जांपल अभी हम ये भी साउंड में देखेंगे कि अभी हम कोई आवाज़ पैदा करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने ढोल बजा दिया, 1 मिनट ढोल बजाया, तो उसकी ढोल की आवाज़ कोई एक आधे मिनट 2 मिनट तक और आती रहेगी, उसके बाद हमें वो आवाज़ आना बंद हो जाएगी। अब ये क्यों बंद हुई? वो अगर हमने ढोल बजा दी, आवाज़ पैदा कर दी, वो पैदा होती रहती, कभी बंद ही ना होती। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता तो फिर तो भाई हर जगह पे गाड़ियाँ जा रही हैं, उनके हॉर्न बजाए जा रही हैं, वो तो आवाज़ पैदा मुख्तलिफ़ जगहों से हो रही है, तो फिर तो वो आवाज़ इतनी ज़्यादा कायनात में हो जाती कि वो हम तो आवाज़ की वजह से पागल हो जाते। लेकिन वो क्या होती है, थोड़ी देर के बाद आवाज़ कम हो जाती है, मीन डैम्प उसमें आ जाता है, डैम्प कैटेगरी आ जाती है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम साउंड में देखेंगे कि कैसे पैदा होते हैं, फिर क्या क्या उनसे फ़ायदे लिए जा सकते हैं और उसके क्या क्या हम किस किस पहलू से देख सकते हैं। इस तरह लाइट है। ठीक है, तो लाइट भी एक फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट है, ये भी ये फिज़िक्स की ब्रांच है। तो हम इसके सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स देखेंगे वो लाइट के देखेंगे, मीन लाइट को हम अच्छी तरह से स्टडी करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, और फिर इनका यूज़ क्या है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, या इसकी वर्किंग कैसे होती है, तो ये हम मुख्तलिफ लाज से देखेंगे लाइट को। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये बेसिकली स्टडी किसकी है, चार्ज की है। अब चार्ज या तो रेस्ट में हो सकते हैं या मोशन में हो सकते हैं। फिर इनके क्या इफेक्ट होंगे, फिर इनका आपस में जो है जब मतलब इन चार्ज को यूज़ करेंगे फिर क्या क्या हम एप्लीकेशन ले सकते हैं, क्या यूज़ ले सकते हैं। इस तरह फिर इनका जो रिलेशनशिप बनता है मैग्नेटिज्म के साथ, हम मैग्नेटिज्म की वजह से जब इन चार्ज को यूज़ करते हैं और उसके साथ मैग्नेट जो पैदा होता है, या मैग्नेट की वजह से जो हम चार्ज को यूज़ कर सकते हैं, जिस चार्ज को जो मैग्नेट की वजह से यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, क्या लाज है। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल अब मोटर जितनी भी चलती हैं वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर हैं। ठीक है, अगर ये मैग्नेट उसमें यूज़ ना हो तो ये सारी की सारी मोटर हमारे किसी काम की ना हो, मोटर चल ही ना सके, हमारा फ़ैन ना घूम सके एक दायरे में, हमारी मोटर ना एक दायरे में घूम सके। तो इसका मतलब है, तो ये सारी जितनी मोशन होती है, ठीक है, इन मोटर्स की या इन मोटर्स जो काम लेते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लाभ से है। अच्छा जी, मतलब इन दोनों के इंटरेक्शन से है, इनके रिलेशनशिप से है। इन सारी स्टडी जो की थी, इन चीज़ों को देखा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ब्रांच में देखा जाता है। इस तरह एटॉमिक फिजिक्स, यहाँ पे एटम की क्या प्रॉपर्टीज़ है, एटम की क्या स्ट्रक्चर है, एटम कैसे बना हुआ, कितना सा है, कैसे, जैसे कि एटम कहा जाता है कि सबसे छोटा मतलब छोटे से छोटा ज़र्रा है, छोटे से छोटा पार्टिकल है, तो जिसको हम मज़ीद नहीं तोड़ सकते, मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। लेकिन आजकल तो और मज़ीद तकसीम हो गया है, वो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल बन गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस एटम की जितनी भी स्टडी हो रही है, पहले पहल तो लोग इसको इतना समझते थे कि ये सबसे छोटी चीज़ है, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर स्टडी हुई और बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल्स आए, उन सब की जो स्टडी जा रही है वो एटॉमिक फिजिक्स कहलाती है। इस तरह न्यूक्लियर फिजिक्स, ये भी एटॉमिक फिजिक्स का ही एक हिस्सा है एक तरह का। देखिए, इसमें हम डील करते हैं प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को, किसके, न्यूक्लियाई मीन न्यूक्लियस को। ठीक है, उनके पार्टिकल्स न्यूक्लियाई को, जैसा कि न्यूक्लियस की हम स्टडी करें। ठीक है, न्यूक्लियस जो है उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर उनके आगे उसके अंदर क्या क्या मतलब किस तरह ऑर्बिट हो सकते हैं उसके अंदर, किस तरह उनका आपस में मतलब तरीकाकार हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर उन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, फिर उनसे क्या हम फ़ायदे ले सकते हैं, कहाँ कहाँ ये यूज़ हो रहा है, ये सारी न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आएगा। इस तरह हम प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं, देखा ना हमारे पास पहले जितने भी स्टेट्स हैं वो फोर्स हैं। ठीक है, मतलब थ्री हैं, जैसा कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो अब फोर्थ स्टेट आ चुकी है प्लाज्मा। ये सारी की सारी आयनिक स्टेट होती है। ठीक है, इसमें मतलब एक तरह के आयन होते हैं। ठीक है, और एक तरह की ये न्यूट्रल होती है। लेकिन ये जितने भी हमारा सूरज के ऊपर हो रहा है, अगर हम सूरज को देखते हैं तो वो रेड कलर का जो हमें नज़र आता है, तो बेसिकली वहाँ पे सारा प्लाज्मा जनरेट हो रहा है, प्लाज्मा पैदा हो रहा है। उस प्लाज्मा से सारी आगे बहुत से फर्दर मतलब रिएक्शन होते हैं, बहुत हमें मतलब हमारी आम जिंदगी में भी इसका प्लाज्मा का बड़ा यूज़ देखा गया है। उन सारी की स्टडी हम करके उससे क्या चीज़ें बना सकते हैं, क्या फ़ायदा ले सकते हैं, आजकल दुनिया सारी इस प्लाज्मा के ऊपर लगी हुई है।
ठीक है जी, इसकी स्टडी प्लाज्मा फिजिक्स में देखेंगे। इस तरह लास्ट हमारे पास है जियो फिजिक्स। ठीक है, जियो फिजिक्स क्या है? ये स्टडी है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। मीन जितनी भी हम अर्थ की चीज़ों को, अर्थ की स्टडी करेंगे, अर्थ के स्ट्रक्चर को देखेंगे, अर्थ के अंदर जो मटेरियल छुपे हुए हैं उनको देखेंगे, उनके अंदर जो मतलब जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो इस अर्थ की जितनी भी हम स्टडी करेंगे, अर्थ के अंदर वाले पार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, अर्थ की क्या क्या हो रहा है, कैसी अर्थ है, तो कौन सी हार्ड है, कौन सी सॉफ्ट है, ये सारी स्टडी हमारी जियो फिज़िक्स के अंदर आती है। तो देखा बेटा, आज हमने ब्रांच पढ़ा, ब्रांच से हमने फिज़िक्स पढ़ी और इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स पढ़ा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये आज का जो है लेक्चर फर्स्ट अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ गेन किया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।